अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा इंटरव्यू पे। आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, जैसे कि मेरा नाम सरफराज मुनीर है, मैंने बीएससी इंजीनियरिंग की हुई है, मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं जनरेटर को अच्छी तरह से समझता हूँ, मैंने इसकी ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस पे एक अरसा दराज से काम की है। इस तरह आपने शॉर्टली उनको थोड़ा सा बताना है। नेक्स्ट वो आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि आपने जो पहली जॉब है उसको क्यों छोड़ा है। तो आपने अक्सर दोस्त यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो पुरानी कंपनी का नेगेटिव्स पॉइंट जो है ना वो शो करवाना शुरू कर देते हैं। तो हर कंपनियों में कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो सुनने वाला जो इंटरव्यू वाला होता है वो उस टाइम यही चीज़ें नोट कर रहा होता है कि इंटरव्यू देने वाला पॉजिटिव बात करता है या नेगेटिव में। तो आपने कहना है कि मैं अच्छे कैरियर के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी स्किल को अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। पिछली कंपनी में मैं अपनी स्किल्स इतनी अच्छी तरह से नहीं वहाँ पे मेंटेन कर रहा था, उनके पास ओल्ड वर्जन्स थे, ओल्ड मशीनरी थी। मैं लेटेस्ट न्यू मशीनरी पे काम करना चाहता हूँ। नंबर 3 पे नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ बताएं। मैं अपना काम दयानतदारी से और मेहनत से करता हूँ। मैं जनरेटर की अच्छी तरह से ट्रबल शूटिंग करता हूँ और इसमें कोई भी ऐसा फॉल्ट जो मुझे दिखाई दे मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और ख़ामियों में मेरी एक ख़ामी ये है कि मैं काम करते हुए टाइम को मैनेज नहीं करता कि टाइम कितना गुज़रा है। लेकिन मैं अपनी ये ख़ामी को भी दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं टाइम प्लानिंग के मुताबिक अपने काम को सर अंजाम दे सकूँ। नंबर 4 पर आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपने कहना है कि मैं सैलरी पर कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, जो भी मुनासिब सैलरी होगी उस पर आप मुझे रख सकते हैं, या फिर आप अपनी जो मुनासिब डिमांड हो उसके मुताबिक आप उनको बता सकते हैं कि मैं इतनी सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन सैलरी इतनी ज़्यादा भी ना बताएं जिस पे वो फ़ौरन ही रिजेक्ट कर दें, और इतनी कम भी ना बताएं कि उनको ऐसे लगे कि ये बंदा काम के लिए सूटेबल नहीं है। नंबर 5 पर वो आपसे पूछते हैं कि आपका फील्ड में किस चीज़ पे एक्सपीरियंस है। तो आप बता सकते हैं कि मैं जनरेटर का 15 सालों से काम कर रहा हूँ। मुझे जनरेटर की सीएम पीएम ओवरऑलिंग, मुझे इलेक्ट्रिकल पैनल्स, एवीआर, गवर्नर्स, फ्रीक्वेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, लोड शेयरिंग और इंजन्स की तमाम जो पार्ट्स वगैरह हैं उनकी ओवरऑलिंग पे मेरा मुकम्मल एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से आप अपना इंटरव्यू में उनको बता सकते हैं। बाद में चाहे ना भी इतना आपको आता हो लेकिन इंटरव्यू आप स्ट्रॉन्ग दें ताकि आपकी जॉब की बेस बन सके, क्योंकि जाते सब नए बंदे पे कभी भी इतना वो लोड नहीं डालते। उनको पता होता है कि ये नया है, आस्ता आस्ता ये हमारे पास चल जाएगा। नंबर 6 पर वो आपसे पूछते हैं कि आप अगले 5 सालों में ख़ुद को किस मुकाम पर देखना पसंद करते हैं। तो आपने कहना है कि मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की सोच रखता हूँ, और मैं प्रोफेशनल तरीके से सिंक्रोनाइजेशन, लोड शेयरिंग, जनरेटर्स पैरेलल चलाने में और ईसीएम जनरेटर्स पर वर्क करने में अपने आप को देख रहा हूँ। नंबर 1 पर वो जनरेटर के बारे में आपसे पूछते हैं कि जनरेटर क्या होता है। तो इसके आपने कहना है कि जनरेटर जो है हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको जनरेटर कहते हैं। नंबर 2 पे वो पूछते हैं आपसे क्वेश्चन कि जनरेटर किस तरह से काम करता है। तो आपने कहना है कि जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर्स को
फैराडे लॉ के मुताबिक जो है हमें एक मैग्नेटाइज रोटेशन के मुताबिक हमें फराहम करता है। नंबर 3 पे वो पूछते हैं इंजन में ईएफसी का क्या काम होता है। तो यहाँ पे अक्सर लड़के पजल हो जाते हैं। ईएफसी इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूल कंट्रोल को कहते हैं। बेसिक ये एक्चुएटर गवर्नर ही होता है। इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, कोई इसको गवर्नर बोल लेता है, कोई एक्चुएटर बोल लेता है, कोई इसको ईएफसी बोल देता है। इसका बेसिक काम ये होता है कि इसने फ्यूल को मैनेज करना होता है लोड से रिलेटेड, कि अगर आपका लोड बढ़ रहा है तो ये आपके फ्यूल को बढ़ा देता है, और अगर आपका लोड कम हो रहा है तो ये फ्यूल को कम कर देता है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज पर स्टिल रखता है, जबकि मैकेनिकल गवर्नर में फ्रीक्वेंसी 2 से 3 हर्ट्ज तक वेरी करती है, लोड से ऊपर नीचे जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 पर स्टिल रहती है। नंबर 4 पर आपसे पूछा जाता है कि ऑयल प्रेशर लो किस वजह से होता है। तो लो ऑयल प्रेशर की बहुत सारी रीज़न होती है। एक रीज़न आपका ऑयल फिल्टर ब्लॉकिंग की वजह से हो सकती है। नंबर 2 पे ऑयल लीक होने की वजह से हो सकती है। नंबर 3 पे आपकी जो ऑयल सेंसर है वो गलत रीडिंग भी दे के ऑयल प्रेशर शो करवा सकता है लो। नंबर 4 पर अगर आपका ऑयल पंप ख़राब हो गया तो उसकी वजह से भी आपका इंजन लो ऑयल प्रेशर शो करवाता है। नंबर 4 पर क्वेश्चन होता है आपसे कि रेडिएटर क्या होता है और इंजन का हाई टेम्परेचर किस वजह से होता है। तो आपने बताना है कि रेडिएटर हमारे इंजन को कूल करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हम पानी फिल करते हैं और पानी पूरे इंजन में सर्कुलेट होता है। जब किसी वजह से रेडिएटर की फिन्स जो होती हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, रेस्ट आ जाती है, तो वो इंजन पूरी तरह से कूल नहीं होता और वो टेम्परेचर लेना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर की और भी रीज़न हो सकती हैं, जैसे थर्मोस्टेट वाल्व का ब्लॉक होना, हेड गैस्केट में इश्यूज़ आने, पानी का लेवल कम होने की वजह से, पानी कहीं से लीक हो जाने की वजह से, या रेडिएटर डस्टी रेस्टेड होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस होते हैं। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हीटअप और ओवरलोड की वजह से भी आपका जो टेम्परेचर है वो राइज़ होता है। तो ये सारी टेम्परेचर हाई करने के लिए रीज़न इफ़ेक्ट करती हैं। नंबर 5 पर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि टर्बो और विदाउट टर्बो जनरेटर्स में क्या फ़र्क होता है। तो जो टर्बो चार्ज जनरेटर्स होते हैं उसकी पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे 30 kVA का जो इंजन है हमारा वो विदाउट टर्बो होता है, तो वो हमारा लोड जो है 24 किलोवाट तक उठाता है। जबकि उसी जनरेटर में हम टर्बो और ऑयल कूलर लगा देते हैं। ऑयल कूलर बेसिक होता है टर्बो को कूल करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो फ़ैन होता है वो 1 लाख से 1,25,000 RPM तक घूमता है, जिससे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पैदा होता है। तो जो कूल ऑयल होता है हमारा वो कूलिंग के तौर पे यहाँ पे यूज़ होता है। टर्बो का बेसिक काम होता है कि वो फ्रेश एयर को हमारे इंजन में, और जो गैसेस हमारे इंजन की होती है उसको एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकालता है, जिससे हमारे इंजन की पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जस्ट टर्बो की वजह से हमारा 50% पावर इंक्रीज़ हो जाती है। 30 kVA का इंजन जो है वो 45 kVA की रेटिंग में लोड उठाने के काबिल हो जाता है। नंबर 6 पर वो आपसे पूछते हैं AVR क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। तो आपने कहना है AVR हमारे अल्टरनेटर के जो कनेक्शन बॉक्स है उसमें लगा होता है, और ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, और इसने हमारे लोड को जाने वाले जो वोल्टेज हैं उसको मैनेज करना होता है। यानी हमारे 400 वोल्ट हैं तो लोड कम होने या ज़्यादा होने के बावजूद भी ये 400 पे हमारे वोल्टेज को मैनेज करता है। अगर इसको हम यूज़ ना करेंगे तो हमारे वोल्टेज इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन में हमारे लोड को बर्निंग कंडीशन में पहुंचा सकते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन पर आपसे पूछा जाता है कि ATS क्या चीज़ है। तो आपने सिंपली बताना है ATS ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच है।
अगर वो पूछते हैं कि ये काम किस तरह से करता है, तो आपने कहना है कि ये हमारी जो सप्लाईज होती हैं वापडा जनरेटर्स की, इसको शिफ्ट करके हमारे लोड तक पहुंचाता है। जस्ट आपने बस इतना बताना है। नंबर 8 पर आपसे पूछा जाता है कि जनरेटर्स को किन किन सेफ्टियों के साथ चलाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने कहना कि जनरेटर को अर्थिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट अर्थिंग जनरेटर को चलाना एक जानलेवा रिस्क हो सकता है। नंबर 2 पे आपने कहना है कि इसकी इंजन ऑयल प्रेशर की सेफ्टी होनी चाहिए। नंबर 3 पे इसके हाई इंजन टेम्परेचर की सेफ्टी होनी चाहिए। इसकी अंडर ओवर वोल्टेज की सेफ्टी होनी चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी की सेफ्टी होनी चाहिए। इसकी इमरजेंसी पुश बटन की सेफ्टी होनी चाहिए। एम्पेयर और किलोवाट की सेफ्टी के लिए हम सीटी यूज़ करते हैं। सीटी को करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये अल्टरनेटर के मेन बॉक्स में या पैनल्स की जो अल्टरनेटर की मेन पावर्स होती हैं उसके ऊपर लगाया जाता है और मॉड्यूल के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। जब हमारे एम्पेयर्स या हमारे किलोवाट हमारी जनरेटर की रेंज से ऊपर जाते हैं तो हमारा जो मॉड्यूल होता है वो उसके एम्पेयर्स को सेंस करके हमारे इंजन को शट डाउन करवा देता है। नंबर 9 पर आपसे पूछा जाता है कनोपी क्या चीज़ है। तो कनोपी बेसिक हमारे इंजन की वॉइस नॉइस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। ये हमारे इंजन को बारिश और धूप से भी सेफ रखती है। नंबर 10 पर आपसे पूछा जाता है कि एग्जॉस्ट सलेंसर क्या चीज़ है। तो सलेंसर भी हमारे नॉइस को सेफ कंट्रोल वाइज में जो रिकमेंड वाइज होती है उस रेंज में लाने के लिए यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स में आपने मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जो भी प्रॉपर सलूशन होगा वो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।